हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले। हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 4 तक पढ़ा दिया है और आप जाकर के YouTube पर देख सकते हो। तभी आप यदि लेक्चर नंबर 5 करना चाहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छे से और कुछ अच्छा अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, यह काम सबसे पहले कीजिए, उसके बाद मैं आगे क्लास को चालू करता हूं। चलिए सबसे पहले शुरू कर दीजिए, जल्दी से कीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए अब आप लोग अच्छे से बैठ जाइए, अब शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान पूर्वक और बढ़िया से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है आज की। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी लाइन लेकर के आया हूं और आप इसे सुनिए, बढ़िया से समझिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया है प्यारे दोस्तों, है ना, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। बात बिल्कुल सही है, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए, हर दिन हर वक्त। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आप समझदार हैं और समझते होंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आज का जो हमारा पॉइंट होगा प्यारे दोस्तों, द्रव का अवस्था परिवर्तन। क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? तो द्रव का अवस्था परिवर्तन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर। जी हाँ दोस्तों, चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ और इस डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का पूरा ध्यान लगा दीजिएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट में दम रहिए। ठीक है ना। अब इधर उधर नहीं देखना है और जो बताया जा रहा है यहाँ पे ध्यान को एक नजर रखना है। ठीक है, चलिए अब समझता हूँ इसे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कोई ठोस अवस्था है। यहाँ पे क्या है? ठोस अवस्था है, यानी कोई ठोस पदार्थ होंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। कोई ठोस पदार्थ को यदि द्रव में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें ताप बढ़ाएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा। यानी किसी ठोस को हमें किस चीज में बदलना है? तो द्रव अवस्था में बदलना है ना। ठोस को हमें क्या करना है? द्रव में बदलना है। तो जब द्रव में बदलते हैं तो उससे को क्या करते हैं? गलाते हैं, है ना, गलाने का कार्य करते हैं। पानी बनाते हैं, क्या करते हैं? गलाते हैं। तो उसको आप गलन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गलन, या फिर गलनांक आप कह सकते हो। ठीक है, इसे गलनांक भी कहते हैं, तो आप इसे कह सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे देखता हूं, फिर आप जब तरल जो होते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं, जो द्रव होते हैं, आप जब उसे क्या कीजिएगा, है ना, और भी गर्म कीजिएगा। ठीक है, आप उसे यदि और भी गर्म करते हो तो वह वाष्प बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा, धुआं बन जाएगा और वो क्या होगा? जलवाष्प, यानी बादलों में चला जाएगा उड़ करके, है ना, वाष्प के रूप में। तो आप इसे वाष्पीकरण कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? वाष्पीकरण कहिएगा। और जब इसी वाष्प को है ना फिर पुनः ठोस में आप बदलिएगा तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? जल्दी से बताइए। गर्म कीजिएगा? नहीं, आप गर्म नहीं बल्कि उसे क्या कीजिएगा? ठंडा कीजिएगा। ठीक है ना। तभी वे फ्रिज में यदि आप रख दोगे तो ठंडा हो जाएगा, तो वह ठोस बन जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, मैं सारी चीज को डिटेल से अच्छे से पॉइंट बाइज पॉइंट डिफिनेशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से समझिए ताकि आपको डिफिनेशन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो निक्षेपण कहते हैं। अब मैं बात करता हूं, जल को यदि, है ना, जल को ठोस में बदलते हैं। ठीक है, यदि द्रव पदार्थ को ठोस में बदलते, मान लीजिए जल है, पानी है, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे? ठोस में बदलना, तो हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे? गर्म नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसको ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे, है ना, आप फ्रिज में रख देते हो पानी को तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है, यानी ठोस अवस्था में वो बदल जाता है। तो ऐसा होना क्या कहते हैं? जमना, यानी पानी का जमना कहते हैं, है ना, या फिर जम जाना भी कहते हैं। तो इसी को जड़ीकरण कहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा और भी इनके नाम है। ठीक है, जड़ीकरण इसे कहते हैं, और भी नाम है, मैं उसे भी बताऊंगा। ठीक है,
उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूं ठोस अवस्था को यदि आप बर्फ में बदलना चाहो, सॉरी बर्फ में नहीं, जल वाष्प में बदलना चाहो तो क्या होता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई ठोस पदार्थ है और उसे आप गैस में परिवर्तित करना चाहते हो तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा। और जब आप वाष्प को, है ना, वाष्प मानिए गैस, है ना, गैस को यदि आप पुनः जल में परिवर्तित करना चाहते हो तो इस प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो ये डायग्राम है अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, यदि आप ठोस अवस्था जो है, जो बर्फ है, आप पानी में बदलना चाहते हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलन कहेंगे, यानी कि ठोस का गलना कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं, आप इसी द्रव अवस्था को जब आप धुआं में बदलोगे यानी कि गैस में बदलोगे, है ना, तो वह वाष्प बन करके ऊपर चला जाएगा, है ना, तो उससे वाष्पीकरण आप कह सकते हो। और पुनः उस गैस को यानी वाष्प को आप ठोस में बदलना चाहो तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डिफिनेशन। उसके बाद मैं बात करता हूं, यदि आप द्रव यानी द्रव अवस्था में जो यदि आप पानी को ठोस में बदलना चाहोगे तो इसे जड़ीकरण या फिर अन्य नाम से भी जानते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप ठोस अवस्था को गैस में बदलना चाहो तो इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस को पुनः द्रव में बदलना चाहो तो इसे इस प्रक्रिया को संक्षेपण कहते हैं। चलिए अब मैं एक एक करके बढ़िया से डिटेल से जानकारी को ग्रहण करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे देखता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं एक चीज और बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है फिर भी मैं बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, आपका ठोस है यानी कि बर्फ है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसे द्रव अवस्था में बदल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जल में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे, ठोस को हम गर्म करेंगे या फिर उसे ठंडा करेंगे, आप स्वयं बताइए। उसको गर्म करेंगे तभी तो वो पिघलेगा, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, तो वो पानी में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, ताप की वृद्धि होगी। क्या होगी, ताप की यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी ताप क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। उसके बाद उस जल को क्या करेंगे, हमको गैस के रूप में बहाना है ना, गैस के रूप में उड़ा देना है। तो क्या करेंगे, उस फिर से ताप में वृद्धि करेंगे, यानी फिर जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब आप जल को ज्यादा गर्म कर दोगे तो वह वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बन करके वे ऊपर आकाश में चले जाएंगे, है ना, इधर उधर चले जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या होगी, ताप की वृद्धि करना होगा, तभी तो वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, है ना। आप इस प्रकार से आप समझ गए। उसके बाद में और ठीक इसी का एक उल्टा होता है। ठीक है, जैसे आपको क्या कीजिएगा, आपको जल में बदलना हो, ठीक है, आप गैस मतलब एक गैस लिए हो और उस जलवाष्प को क्या कीजिएगा, आपको द्रव में बदलना है, तो आप क्या कीजिएगा, ताप में वृद्धि कीजिएगा, आप ताप को बढ़ाइएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको ताप की कमी करना होगा वहां पे। ठीक है, तभी क्या होंगे, वो जल में बदल जाएंगे, और पुनः जल से आप जब द्रव ठोस में बदलना चाहो, बर्फ में बदलना चाहो, तो आप क्या कीजिएगा, जल को क्या कीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। यानी वहां पे ताप नहीं दे रहे हो आप, वहां पे टेम्परेचर हाई नहीं कर रहे हो, बल्कि वहां पे टेम्परेचर लो कर रहे हो, यानी कि वहां पे ताप की कमी कर रहे हैं, है ना। जब ताप की कमी है यानी फ्रिज क्या होता है, ठंडा कर देता है, और यानी ठंडा ही तो चाहिए, तभी तो बर्फ बनेंगे, ठोस पदार्थ जमेंगे, है ना। आई होप कि आपको सारी डायग्राम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसकी डिफिनेशन को समझते हैं, इनके पॉइंट्स को कवर करते हैं, मेन पॉइंट जो है उसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, गलन या फिर गलनांक, जी हाँ दोस्तों, इसे इंग्लिश में मिल्टिंग एंड मिल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है गलन या गलनांक पे। मैं फिर से बार बार एक ही चीज को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या कीजिएगा, एक ठोस को लीजिएगा, है ना, और ठोस में क्या कीजिएगा, आप ताप में वृद्धि कीजिएगा, आप ताप को बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, जल मतलब जल में बदल जाएगा। आप ताप में बढ़ाइएगा, ठोस पदार्थ मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ को क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो वो पानी में बदल जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से, और यही करना ही गलन या फिर गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट्स कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और यहाँ पे मैं लेकर के आया हूं गलन या फिर गलनांक का डिफिनेशन। चलिए किसे कहते हैं गलन या गलनांक समझता हूं। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी ठोस पदार्थ का, कोई ठोस पदार्थ है
है ना, द्रव पदार्थ में, है ना, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदल जाना गलन कहलाता है, बस। और कैसे द्रव में बदल जाना, यदि आप और भी अच्छे से लिखना चाहते हो, आकर्षक लिखना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ। देखिए, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदल जाना, है ना, गलन कहलाता है। लेकिन आप ऐसे लिखिएगा, किसी ठोस पदार्थ का ताप में वृद्धि करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना गलन या फिर गलनांक कहलाता है। बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है, सेंटेंस वाक्य को आप स्वयं से बनाइए, ना कि आप बुक से देखिए या फिर कहीं से, आप स्वयं से बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको गलन या फिर गलनांक मीटिंग पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जहां दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्यारे दोस्तों हमारा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होना, है ना, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस जो है एक वायुमंडलीय दाब, देखिए किसी भी ठोस को द्रव में बदलना हो तो उसका जो वायुमंडलीय दाब होगा वह एक होगा। ठीक है, या फिर किसी जल को गैस में बदलना हो तो उसका जो दाब होगा वह एक वायुमंडलीय दाब ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ दाब लग रहे हैं। ठीक है, हमारे सर के पता नहीं चल रहे, लेकिन हमारे ऊपर क्या हो रहा है, दाब लग रहे हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस जिस पर कोई ठोस जो है एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है तो उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं, और भी पॉइंट्स हैं, एक पहले पॉइंट्स थे और यहाँ पे 3 पॉइंट्स और हैं। ठीक है, चलिए समझता हूं। देखिए, दूसरा पॉइंट है वायु का दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता। बहुत देर से पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय दाब, लेकिन है क्या वायुमंडलीय दाब? तो वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता। वायु हमारे ऊपर एक विशेष प्रकार की दाब लगाता है जो कि हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, उससे ही हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखना है, समुद्र तल पर वायु का जो दाब होता है एक वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र तल पर जो वायु का दाब होता है वह एक वायु दाब के बराबर होता है। आप ये बात याद रखें। आपने देखा होगा कहीं पे ट्रेन पे, है ना, आप जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना तो वहां पे पोस्ट लगा होगा। ठीक है, कुछ पोस्टर लगे होते हैं, वहां पे आपको समुद्र तल से, समुद्र तट से, इस प्रकार से कुछ लिखे हुए दिखाई देंगे। तो वे सब क्या होते हैं, इन्हीं सब को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मैं आगे अच्छे से पूरी जानकारी को दूंगा, थोड़ी सी धैर्य रखिए। ठीक है, आगे मैं देखता हूं, यहाँ पे दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। जी हाँ दोस्तों, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ पे मैं बताता हूं। देखिए, एक वायुमंडलीय दाब, ये तो प्रश्न में कई बार पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं यह प्रश्न। देखिए, एक वायुमंडलीय, कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप जब कंपटीशन में जाइएगा तो ये प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना 5 होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, है ना, यहाँ पे लिखा गया है 1.01 गुना 10⁵ होता है। पास्कल आप कहिएगा। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, आगे मैं देखता हूं, वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी पॉइंट है जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। डिफिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट रहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तो उतना नहीं है, लेकिन आपका जो पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे सारी एग्जाम, जब आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वहां पे कंपटीशन में जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने में जो भी लगे। ठीक है, तो वायुमंडल का जो दाब है यदि कम रहेगा तो उसका द्रव का जो क्वथनांक होगा वह कम हो जाएगा। ठीक है, आगे, पहाड़ों और पर्वतों पर वायुमंडल का दाब कम होने लगता है। जब जिस प्रकार से आप पहाड़ या पर्वत पे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़िएगा, ऊपर चढ़िएगा, तो वहां पे वायुमंडल जो दाब होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, है ना। वहां पे ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती है। इसी के वजह से
जब कोई घूमने के लिए जाते हैं ऊपर पहाड़ पे पर्वत पे, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, थोड़ी सी वहां पे वायुमंडल दाब जो है कम लगता है, जिसके वजह से लोगों को नाक से कहीं खून बहने लगते हैं या फिर वो बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार की जो घटना होती है इन सभी के कारण ही होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि काफी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह एग्जाम में कई बार पूछे गए और मैं उसी को छाट छाट करके लाया, मैं फालतू का एक भी नहीं लाया। ठीक है, अच्छे से समझिए, लोहा का जो गलनांक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको क्या बताना है ना। लोहा का जब गलनांक पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, 1535 डिग्री सेल्सियस आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कितना बताइएगा, तो कितना बताइएगा जल्दी से बोलिए। 1535 डिग्री सेल्सियस होता है लोहा का जो गलनांक होता है, वह कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होगा, तो कितना आप बताएगा, 3422 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक। और आपसे पूछा जाएगा हीरा का गलनांक कितना होगा, तो 3550 डिग्री सेल्सियस होता है हीरा का गलनांक। याद रखने योग्य बातें हैं प्यारे दोस्तों। अब बर्फ का गलनांक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो यही है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछे जाएंगे। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होगा, लेकिन मैं बता दूं आप पूरे को याद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ 9th क्लास की दृष्टि से मैं आपको नहीं बताता हूं, मैं सारी बुक का निचोड़ यहाँ पे लाता हूं। मैं 3 से 4 बुक से आपको करा रहा हूं। ठीक है, आपको शायद अंदाजा नहीं है। ठीक है, मैं 3 से 4-5 बुक को लेता हूं, सारी मॉडल पेपर लेता हूं, कुछ क्वेश्चन बैंक लेता हूं, सारा का निचोड़ हम बताते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तभी तो हमारा कंटेंट जो होता है इतना मजबूत कंटेंट होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे कुछ बताने का प्रयास करता हूं। अब चलिए मैं बताता हूं गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा क्या है, बस कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, है ना। जितने ताप पर हम किसी को ठोस द्रव या वाष्प में बदलते हैं वही गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है ना। गलन मतलब हम लोग पढ़ गए हैं, है ना, किसी ठोस को गलाना गलन कहलाता है। ठीक है, और जितना ताप पर वो गलता है वही गलन का गुप्त उष्मा कहलाती है ना। उस समय हम ताप नहीं बता रहे थे क्योंकि वो गुप्त था। ठीक है, इसीलिए तो गुप्त उष्मा वहां पे नहीं बताना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। 1 ग्राम जल को, मान लीजिए 1 ग्राम कोई ठोस पदार्थ होनी चाहिए, कितना, पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, और 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा को क्या करेंगे हम लोग, तो उसे जल में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और फिर जल से आप उसे वाष्प बना सकते हो, है ना, धुआं बना सकते हो इस प्रकार से, लेकिन कितना मात्रा होनी चाहिए, 1 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ पे उसकी डिफिनेशन को समझता हूं। देखिए गलन की गुप्त उष्मा क्या है, तो किसी ठोस के 1 ग्राम को, कितना, 1 ग्राम को उस, है ना, 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, देखिए उष्मा की मात्रा, जितना आवश्यक उष्मा की मात्रा मतलब कि गलने के लिए जितना उष्मा चाहिए उसी मात्रा को उस ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। कितना अच्छा डिफिनेशन था प्यारे दोस्तों। कितना होना चाहिए, पदार्थ का जो मात्रा है वह 1 ग्राम होना चाहिए और उसे गलाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वही आवश्यकता गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बताने का पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट लिखा हूं, जी हाँ दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। किसी ठोस में अशुद्धि मिलाने पर, कोई भी ठोस पदार्थ में यदि हम अशुद्धियों को मिला देते हैं तो जो उसका गलनांक होता है वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बर्फ का जो गलनांक है, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 80 कैलोरी प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, 80 कैलोरी प्रति ग्राम,
है ना। याद रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी प्यारे दोस्तों, यह क्लास काफी अच्छी लगी। तो अच्छी आई प्यारे साथी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको जो भी यहाँ पे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, जो भी आपको सिखाया जाता है, सारा फाइनल पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हो तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसी नंबर पे आपको सारा नोट्स फ्री में दे दिया जाएगा, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। जो भी यहाँ बताया जाता है सारा नोट्स आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, इस नंबर से आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।